हत्याकांड ने प्रत्येक व्यक्ति को झकझोर करके रख दिया। वो सबसे ज्यादा अगर हो रहे हैं तो उत्तराखंड प्रदेश के हमारे यहाँ चरमरा। ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है इसको उखाड़ दे। ये विधायक जी ने अपना विकास तो किया है, जो विकास के दावे किए जा रहे हैं वो कोसों दूर है। साथियों में मनीष कुमार पाल विधायक ने खुले शब्दों में ये कह दिया कि उनसे बोलना देना कि हमें वोट नहीं चाहिए। विधायक का ये जवाब कि आखिर क्यों है इस गांव की ये हालत बिल्कुल खराब। ना तो पानी का कोई निकाल आएगा, ना तो रोड की कोई सुविधा, कुछ भी नहीं। आवाज घोषणाबाद के लोग हैं वो हम बीजेपी को छोड़ करके हम अब जब धनगर प्रोग्राम में। नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार पाल लगातार आपको रानीपुर विधानसभा के जो एरिया है वो आपको दिखा रहा हूँ। और हमारा जो रानीपुर विधानसभा का जो क्षेत्र है उसको दिखाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वहाँ की वर्तमान जो स्थिति है उसके प्रति, क्योंकि हालत इतनी बद से बदतर है कि अगर आप वहाँ जाएं तो आपको लगेगा कि ये क्षेत्र यतीमों का क्षेत्र है। यतीम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना तो वहाँ विधायक कोटे से कोई कार्य हुआ है और ना ही वहाँ पंचायत कोटे से कोई कार्य हुआ है। वहाँ की जनता की अगर माने तो जनता त्रस्त है, दुखी है, पीड़ित है। उनका कहना है कि हमें ना तो विधायक कोटे से हमारे कार्य हो रहे हैं और ना ही ग्राम पंचायत की ओर से हमारे कार्य हो रहे हैं। ऐसे में साथियों क्षेत्र में एक और बड़ी बात सुनने में आई है, एक ऐसे चेहरे को चुनाव लड़ाने की तैयारी है जो इस वक्त रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि वो चेहरा कोई छिपा हुआ चेहरा नहीं है और यहीं का रहने वाला चेहरा है, लेकिन देखना होगा कि चुनाव लड़ते भी हैं या नहीं। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि क्षेत्र की जनता जबरन उनको चुनाव लड़ा रही है, उनका व्यवहार देखकर चुनाव लड़ा रही है। और दूसरी बात कि क्षेत्र में लगातार चाहती है कि वो इस बार चुनाव लड़ें। बात कर रहा हूँ मनोज धनगर। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल एनएनजे में। धन्यवाद मनीष जी। मनोज जी, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि इस बार विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं वो चुनाव नहीं बल्कि एक तूफान मचाने की तैयारी में है, क्योंकि क्षेत्र में कई ऐसे चेहरे चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं जो पूरा जोर लगा रहे हैं। अभी हालांकि अभी 6 या 7 महीने चुनाव में है, 2027 में चुनाव होना है, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है उसे देखकर लग रहा है कि इस बार चुनाव में बड़े दमखम के साथ वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के मूड में है। तो 2027 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका भी और आपके चैनल के दर्शकों का भी, आपने समय दिया। आज उत्तराखंड जो है 2027 के जो आगामी चुनाव है उसके लिए तैयार हो रहा है जी। तैयार किस बात के लिए हो रहा है कि जो उत्तराखंड प्रदेश के अंदर पिछली ये मानकर चलिए आपकी 2 योजनाओं से जो लगातार सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसका जो चाल चरित्र और चेहरा है वो उत्तराखंड की जनता के सामने आ गया है। उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का। उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि हमारे प्रदेश के अंदर एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ, अंकिता भंडारी हत्याकांड, जो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो उत्तराखंडियत को मानते हैं या पूरे देश के लोग ही, उस हत्याकांड ने प्रत्येक व्यक्ति को झकझोर करके रख दिया। आज उत्तराखंड प्रदेश के जो लोग हैं वो आज भी उसके लिए न्याय की बाट जोड़ रहे हैं कि वो अंकिता भंडारी को कब न्याय मिलेगा। उस वीआईपी का नाम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो वीआईपी कौन है। आज आप देख रहे हैं उसके बाद उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा को लांघ चुका है। युवाओं का लगातार यहां से उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। अगर आप देखें शिक्षा व्यवस्था की बात, तो पेपर लीक के मामले में उत्तराखंड जो हमारा शिक्षा का प्रदेश हुआ करता था, जहां पर बड़े बड़े नामचीन लोग शिक्षा ग्रहण करके गए हैं, उत्तराखंड लोगों की पहली पसंद हुआ करता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो आज उत्तराखंड प्रदेश जो है नामचीन हो गया है उन प्रदेशों में कि भाई जो पेपर लीक हैं वो सबसे ज्यादा अगर हो रहे हैं तो उत्तराखंड प्रदेश के लिए हो रहे हैं, उत्तराखंड प्रदेश में हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है
उसके बाद कानून व्यवस्था की, जैसे मैंने बताया अभी, कानून व्यवस्था हमारे यहाँ चरमरा आ गई है पूरी तरह से। हमारा जो, अब हम बात करते हैं हरिद्वार जिले की, हरिद्वार जिले में हमारा जो सिडकुल क्षेत्र है, सिडकुल क्षेत्र का जब गठन हुआ, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने जब सिडकुल यहाँ पर स्थापित किया, इस भावना के साथ स्थापित किया कि हमारा जो उत्तराखंड का युवा है उसको 70% हम रोजगार देंगे, अपने लोगों को यहाँ पर रोजगार देंगे, कि हमारा जो युवा है उत्तराखंड से पलायन न करे। आज क्या कहा जाता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी दूसरे राज्यों के काम आ रहा है। तो निश्चित रूप से जो है इन तमाम मुद्दों के साथ जो है उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है। आगामी जो 2027 का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी, ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको उखाड़ फेंक देगा। मनोज जी, एक बात लोग जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो सवाल जो है बहुत गंभीर भी है। देखिए, जब भी किसी विधानसभा में कोई विधायक चुना जाता है या किसी पंचायत में कोई प्रधान चुना जाता है, तो क्षेत्रीय विकास के लिए उनके पास पैसा बहुत आता है। जी जी। उस पैसे का कहाँ यूज हो रहा है, वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया। देखिए, इसमें बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जो रानीपुर विधानसभा की यदि हम बात करें जी, तो जो यहाँ पर आदेश चौहान जी हैं वो तीसरी बार से विधायक। बिल्कुल। एक टर्म उनका कांग्रेस के साथ गुजरा, जब वो ये कहा करते थे कि भाई कांग्रेस की सरकार है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, सो बहाने हैं मतलब। लेकिन पिछले 2 योजना से लगातार जो है यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार। ट्रिपल इंजन की कैसे कह रहा हूँ? केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विधायक भी जो है भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं समझता हूँ बहाने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन जो विकास की आप बात कर रहे हैं कि भाई विकास के लिए पैसा आता है, तो असल में क्या है कि विधायक जी ने अपना विकास तो किया है, ठीक है ना, अपना विकास तो किया है। बाकी जनता का जो विकास है, हमारे आप सीतापुर से लेकर के, हमारी जो विधानसभा का जो गांव है, सीतापुर से लेकर के, जगजीतपुर से लेकर के, आप दूसरे जो गांव हैं, जो बीएचएल है, या फिर हमारा जो सुभाष नगर और जवालापुर क्षेत्र है, वहाँ के लोगों की जो स्थिति है आज, क्योंकि चुनावी समर शुरू हो चुका है, तो तमाम चैनलों के माध्यम से मैं देख रहा हूँ और जा भी रहे हैं हम लोग मौके पे, धरातल का भी हम लोग देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं हम, तो मतलब क्योंकि धरातल से जुड़े हुए लोग हैं तो धरातल की भी स्थिति चेक कर रहे हैं हम लोग जो है। तो आज जो विकास के दावे किए जा रहे हैं वो कोसों दूर हैं, वो दूर दूर तक कहीं विकास हमें नजर नहीं आ रहा है। विकास नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इनका जो ध्यान है भारतीय जनता पार्टी के, तो ब्लड में है असल में ना, कि लोगों के, जनता के जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाने का इनके पास कोई विजन, कोई तरीका, कोई योजना इनके पास ऐसी नहीं है। देखिए, शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें जी, तो जो सड़क, जो रास्ता पूरी तरीके से सुरक्षित है, उसे उखाड़ करके दोबारा बनाया जाता है। जब वो बन जाता है फिर कुछ समय बाद उसे उखाड़ कर दोबारा बनाया जाता है। और अगर गांव की बात करें तो एक एक जो सड़क है, एक एक जो खड़ंजा है, उसे बने हुए 15-15 साल, 20-20 साल हो जाते हैं। कागजों में, लोगों का कहना है कि कागजों में तो ये बन चुके, कागजों में बन चुके, और धरातल पर जाकर देखा जाए तो उसमें वही गड्ढे हैं, वही पानी भरा हुआ है, वही वो उसका जो विनाश जो है वो आप सामने देख सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी गैरसैंण में एक शत्रु हुआ जी, वहां पर जो है हमारे विधायक हैं, उन्होंने सरकार की जो तारीफों के जो पुल बांधे वो बिल्कुल अलग था, अल्टीमेट था वो। उन्होंने पुल इसलिए बांधे कि कहीं ना कहीं विधायक जी को लग रहा था यार शायद मैं मंत्री बन जाऊंगा, है ना। लेकिन वो भूल गए कि क्षेत्र के लोगों के लिए भी कुछ मुद्दे उठाने होते हैं। विधानसभा का जो सत्र चलता है ना इसमें, वो इसलिए चलता है कि जो विधायक हैं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो अपने लोगों के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा के पटल पर रखें ताकि उन मुद्दों का निस्तारण हो सके। लेकिन विधायक जी ने वहां उल्टा ही कर दिया, वो सरकार को पुलिस करने का काम कर रहे हैं, लगातार पुलिस करने का काम कर रहे हैं। जो बात आपने कही है, असल में विधायक जी एक तरफ तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको खुश करने का काम कर रहे थे, दूसरी तरफ एक विधायक जी जो है अपनी विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी विधानसभा है, लेकिन विधानसभा में जो लोग रहते हैं वो तो सभी उनकी विधानसभा के हैं। भाई, आप इस विधानसभा के सर्वे शर्मा है, इस विधानसभा के रहनुमा हैं, तो आप अपने लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कैसे कर सकते हैं?
सलेमपुर की एक सड़क है, वो मेरे ख्याल से जब मैं सलेमपुर गांव में जाता हूँ ईदगाह की तरफ को, तो उन लोगों वो लोग बताते हैं कि जी ये सड़क जब से देश आजाद हुआ आज तक बनी नहीं है। विधायक जी के पास लोग जाते हैं, विधायक जी कहते हैं हाँ ठीक है देख लेंगे। असल में क्या है, विधायक जी या ये पार्टी ये धर्म देखकर, ये जात देखकर, ये चेहरा देख करके विकास कार्य करते हैं। जहां जहां इनके अपने लोग हैं या जहां इन्हें लगता है कि भाई यहां से मुझे वोट मिल सकता है, केवल उस क्षेत्र में ही ये डेवलपमेंट का काम करता है। जो बात आपने कही कि जहां आवश्यकता नहीं थी डेवलपमेंट करने की, वहां उन लोगों ने डेवलपमेंट किया। लेकिन जहां आज भी जो घाटक क्षेत्र है, जो रावली महदूद है, सलेमपुर है, सुभाष नगर है, जवलापुर है, जो ऐसे क्षेत्र है जहां आज भी काम करने की आवश्यकता है, वो विकास की बाट जो रहे हैं। लेकिन विधायक जी हिम्मत जो मजाल कि विधायक जी उस तरफ झांक जाएं। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती ही नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए और अगर वहाँ के विकास कार्यों का आपको आंकलन करना है तो आप खासकर बरसात के मौसम में वहाँ जाइए। दूध का दूध और पानी का पानी कैसे सामने आता है वो वहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। इस बार बरसात जो हुई है, जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो पुल हैं, छोटे पुल हैं, बड़े पुल हैं, पुलिया हैं, वो पूरी तरीके से खंडित हैं। वहाँ पानी भर रहा है, लोग गिर रहे हैं, लोगों के कपड़े खराब हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड सरकार दावा करती है कि उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेकर के जाया जाएगा, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति पर वो ध्यान देना तो दूर की बात है, वहाँ का शायद कभी इंस्पेक्शन भी ना करते हो। अभी हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्रों में गए मनोज जी, तो वहाँ देखा गया कि स्कूलों के सामने 2-2, 2.5 फीट पानी भर रहा है। गंदी नालियों का पानी उन्हीं सड़कों से बह रहा है। स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके जूते खराब हैं, उनके कपड़े खराब हैं और वो बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। मनीष जी, आजकल क्योंकि मैंने एक पोल खोल कार्यक्रम शुरू किया था जी, क्योंकि विधायक जी ने कहा कि 70 के 70 विधानसभाओं में यदि सबसे ज्यादा कार्य हुआ है तो मेरी विधानसभा में। तो जब मैं पोल खोल कार्यक्रम मैंने शुरू किया तो मुझे तमाम तरह की वीडियोस लोग डालते हैं पर्सनल, मेरे व्हाट्सएप पे लोग मुझे फोन करते हैं कि जी यहाँ जाओ मनोज धनगर जी, आप यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। एक सड़क है जो कि अपना जो बैरियर है, बैरियर नंबर 6 से पहले सुल्तानपुर मुजरी गांव पड़ता है, वहां से लेकर के वो सलेमपुर को निकलती है। उस सड़क का इतना बुरा हाल है कि आप जो है बरसात के दिन की तो बात छोड़ दें, आप वैसे भी नहीं जा सकते। टूटी पड़ी है, गड्ढे हैं। बरसात के दिनों में उस रास्ते से कई वाहन पलट चुके हैं बरसात के दिनों में। छोटे छोटे बच्चे जब क्षेत्र में से स्कूल को आते हैं सुबह के समय, जब बरसात हो जाती है, क्योंकि हमारा शेड्यूल क्षेत्र है, नया डेवलप हो रहा है, कॉलोनियां बस्ती चली जा रही हैं, घर बनते चले जा रहे हैं, तो उन क्षेत्रों की जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। अब विधायक जी आरोप लगाते हैं कि जी ये तो प्रॉपर्टी डीलर्स कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी डीलर्स ये ना करते तो विधायक जी आपके पास या आपकी सरकार के पास क्या कोई ऐसा विजन था जो लाखों लोग यहाँ पर आकर के शेड्यूल के अंदर बसे हैं? आपके पास कोई ऐसा था विजन, इन लोगों को बसा सकते हैं आप समय समय पर जब चुनाव आता है तब इन्हीं लोगों के पास जाकर के आप वोट मांगने का काम करते हैं। इनकी वोट आपको अच्छी लगती है, लेकिन जब ये आपके पास काम मांगने जाते हैं तभी आपको बहुत बुरे लगते हैं। आप कहते हैं कि भाई मुझे तो वोट की आवश्यकता नहीं है। अभी रोशनाबाद गांव का मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, उन लोगों ने बताया, रोशनाबाद गांव के लोगों ने, कि भाई हम विधायक जी के पास गए काम मांगने के लिए, काम बताने के लिए, भाई विधायक जी हमारी सड़क जो है खस्ता हाल है, जर्जर अवस्था में है, यहाँ पर जो है बरसात का सीजन चल रहा है, पानी भरा पड़ा है। तो विधायक जी उन्हें स्पष्ट रूप से कहते हैं, अहंकार देखिए, अहंकार कितना है कि चले जाओ और मुझे आप लोगों की वोट की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं इतना अहंकार उचित नहीं है। और विधायक जी के पास, भाई रानीपुर विधानसभा की जो बात कर रहे हैं कि मैंने इतना काम कर दिया, अरे भाई आप विधायक हो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यदि मनोज धनगर विधायक बनेगा या मनोज धनगर विधायक होता तो लोग सवाल करते, क्योंकि मुझे उन्होंने सीट पर बिठाया है। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, जब मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ तो मुझे उन लोगों की सुननी भी पड़ेगी और उनके काम करने भी पड़ेंगे। लेकिन विधायक जी क्या है, अपनी गाड़ी उठाई और निकल गए, गाड़ी उठाई और निकल गए। पार्टियां करने में बिजी हैं, पार्टियां करने लगातार।
लेकिन विधायक जी, ये जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र की धर्म की तरफ भी तो आपको ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा ना। आपका घाट क्षेत्र है, आपके जो विधानसभा क्षेत्र में कुछ काम असल में विधायक निधि से ही हो सकते हैं, कुछ काम विधायक निधि से हो सकते हैं, या कुछ काम विधायक ही ला सकते हैं। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विषय है, भाई ये ग्राम प्रधान तो कर नहीं सकता, ना जिला पंचायत की इतनी हैसियत होती कि भाई जिला पंचायत जो है ले आए। अगर विधायक जी वहां सरकार को मक्खन लगाने के बजाय अपने क्षेत्र की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, बसों की, यातायात की व्यवस्था की बात उठाते तो शायद अच्छा लगता, क्षेत्र के लोगों को अच्छा लगता। दूसरा, यदि विधायक जी अपने क्षेत्र के लिए अस्पताल की बात करते वहां, भाई हमारे घाट क्षेत्र के अंदर कोई भी अस्पताल नहीं है, तो शायद लोगों को अच्छा लगता। यदि विधायक जी अपने क्षेत्र के अंदर एजुकेशनल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी बात करते तो शायद अच्छा लगता पब्लिक को। तो ये खाली जो है इनके पास कोई विजन नहीं है। विधायक जी कह रहे हैं जी मैंने ये सड़क बनवा दी, मैंने पानी की टंकी बनवा दी। आज टिहरी विस्थापित के अंदर लोग पानी की समस्या जूझ रहे हैं। आपने सीवरेज डलवाए वहाँ, आपने जगजीतपुर में सीवरेज डलवाए, लेकिन आज भी वहाँ जल भराव की समस्या है। आज भी लोग बदहाल स्थिति में जीने को मजबूर हैं, लोगों के घर के सामने कीचड़ जमा हुआ। कैसे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? देखिए मनोज जी, क्या है कि एक पुरानी कहावत चली आ रही है कि माँ भी बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वो रो करके माँ को ये ना बता दे कि मुझे भूख लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने भी जितना एरिया कवर किया है, लोग बोलने को तैयार नहीं है, जवाब मांगने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो क्षेत्रवासी हैं कहीं ना कहीं उनकी भी थोड़ी गलती है? मनीष जी, गलती है उनकी निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने 3 बार विधानसभा में भेजने का काम किया। उन्होंने दिल से वोट दिया कि भाई ये व्यक्ति हमारे जो है हमारे हितों की रक्षा करेगा, हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट करेगा, हमारी विधानसभा में जाकर के बात रखेगा। जो बात आप कह रहे हैं कि भाई माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, ऐसा नहीं है कि लोग जान ही रहे हैं। असल में देहात के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं बेचारे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास एक ताकत है, वोट की ताकत, जो उन्होंने जिसको दे करके वोट दे करके उन्होंने विधानसभा में भेजने का काम किया। निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो वोट की ताकत फिर से इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है वो साइलेंट हो, वो बोलना ना जानते हो, वो ज्यादा बोल ना सकते हो, कैमरे के सामने ना बोल, लेकिन उनके पास जो वोट की ताकत है, इस बार आगामी जो चुनाव है 2027 का, वो उस वोट की ताकत को वहां दिखाने का काम करेंगे। और आदेश चौहान जी को जो है, जैसे वो विधानसभा भेजने का काम करते, ऐसे आज आने वाले चुनाव में आदेश चौहान जी को घर बिठाने का काम। लेकिन एक बड़ा सवाल है, तो सवाल है कि 15 साल से जो मौजूदा विधायक हैं 15 साल से सक्रिय हैं इस क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय लोग हैं 15 साल से उनको चुनते आ रहे हैं। तो पहले उन्होंने 5 साल में काम किया होगा, तभी उन्हें दूसरी बार मौका मिला, उन्होंने दूसरी बार काम किया होगा, इसीलिए उन्हें तीसरी बार भी अवसर मिला। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार चौथी बार भी उन्हें अवसर दिया गया, तो आप समझते हैं कि क्षेत्र का माहौल क्या हो सकता है? वैसे तो ये कहावत है पुरानी, क्योंकि आपने पुरानी कहावत है कही, तो मैं भी कह देता हूँ कि काट की हांडी ना एक बार चढ़ती है, इनकी 3 बार चढ़ गई। ये बड़ा विषय है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर प्रलोभन दे करके, जैसे बस इनका एक जुमला आया था कि भाई 15-15 लाख रुपए आएंगे अकाउंट्स में, खाते में सबके, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रलोभन दे करके जो है लोगों से उनकी वोट को जो है भ्रमित करके, एक प्रकार से एक जाल बिछा करके वोट खींचने का काम किया। लेकिन अब लोग जो है जागरूक हैं, वो संविधान को भी समझने लगे हैं, बाबा साहब को भी समझने लगे हैं, और वो अपने हक को अब जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। इस बार निश्चित रूप से जो है आदेश चौहान जी की जो काट की हांडी है वो पूरी तरह से जल करके खाक हो चुकी है। आप एक चीज देखिए, अभी कितने ही चैनल्स हैं जो क्षेत्र में अब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, आप भी क्षेत्र में जा रहे हैं लगातार। तो मुझे आप बता दो ईमानदारी से कि कहीं आपको आदेश चौहान जी की कहीं बड़ाई सुनने को मिली हो, कहीं ये कहा होगा ना जी हम तो बिल्कुल इस बार आदेश चौहान जी को, क्योंकि वजह क्या है, लोग त्रस्त हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। जो बात आपने कही वो इसलिए कही कि बच्चा जब तक नहीं रोता है, जब तक माँ दूध नहीं पिलाती। अब आप देखो ना, ये आप इसलिए निकाल कर ला पाए बात क्योंकि आपने क्षेत्र की ग्राउंड की स्थिति देखी है, इसलिए तो आपने कही है बात। देखिए कहीं ना कहीं चुनौती बहुत बड़ी तब हो जाती है किसी भी क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, जब मौजूदा सरकार केंद्र में भी हो, आसपास के राज्यों में भी हो। और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी फिलहाल सरकार
बीजेपी की है। और बात करें अगर हम हरिद्वार की, तो मेरे ख्याल से यहाँ एक आध विधायक ही है जो कांग्रेस का है, और बाकी जहाँ आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी जी, वहाँ तो पहले से 3 बार के विधायक रह चुके, तो कहीं ना कहीं आपके सामने देखिए- एक जो चुनौती है कहीं बहुत बड़ी साबित नहीं होगी ये। देखिए निश्चित रूप से मैं एक बात बता देता हूँ आपको, कोई चुनौती नहीं है। जैसे मैंने बताया कि काट की हांडी जल चुकी है। आज जो आप स्थिति देखें, जो बात पहले तो आपने कही कि भाई कांग्रेस पार्टी के हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में 6 विधायक जी। कांग्रेस के ऊपर हरिद्वार के लोगों ने पहले से ही भरोसा जताया है। कुछ चीजें रही जिनकी वजह से हम लोग सरकार नहीं बना पाए, लेकिन स्थिति यह है, अगर आप पूर्व में जाएं, फ्लैशबैक में अगर जाएं, तो 1964 में जो बीएचएल की स्थापना हुई वो कांग्रेस के समय पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी, जिसकी वजह से इस क्षेत्र के लोगों का कायाकल्प हुआ। एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन इस क्षेत्र के लोगों के जीवन में हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बीएचएल के आने से इस क्षेत्र के लोगों की जमीनों की कीमतें, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बढ़ा। उसके बाद फिर से जब पंडित नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, तो सिडकुल जैसी एक बड़ी यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र लगा। सिडकुल के लगने से इस क्षेत्र के लोगों का एक फिर से दोबारा एक बहुत बड़ा जो है आर्थिक विकास जो है, सबसे ज्यादा मैं आर्थिक की बात करूंगा, आर्थिक विकास यहाँ के लोगों का हुआ, जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठ पाया। आज देख रहे हैं आप, लोगों की जमीनों की जो कीमतें हैं वो करोड़ों करोड़ रुपए बिका है। लोग ये कहते हैं ना कि भाई क्यों, लोगों के पास कांग्रेस को वोट देने का कारण है। कारण ये है कि आप जिस विधानसभा में बैठे हैं, ये विधानसभा कांग्रेस की देन है, और इसका जितना डेवलपमेंट है वो कांग्रेस की देन है। यदि कांग्रेस फिर से आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है फिर से और जितना है उससे अधिक आगे जाएगा। लोगों का ये भी कहना है कि क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं आम समस्याएं हैं, उन्हें आप कितना बड़ा मानते हैं? देखिए निश्चित रूप से जो आम समस्याएं हैं वही तो खास होनी चाहिए एक नेता के लिए, है ना। भाई क्षेत्र में जल निकासी की समस्या है, क्षेत्र के जो हमारे लोकल के लोग हैं उनको 70% रोजगार मिले। हमारे क्षेत्र में जो बाहर से आ रखे हैं व्यक्ति, भाई हमारी विधानसभा में रह रहे, हमारे क्षेत्र के अंदर रहते, उनका भी मान सम्मान मिले हो, उनको भी सुरक्षा मिले, उनका भी हम सम्मान करते चलें, उनको भी हम व्यवस्थाएं दें। तो क्षेत्र में जो भी आम समस्याएं, चाहे जल निकासी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हो, या दूसरी चीजों की हो, यही तो चीजें और क्या है। तो इन चीजों की जो प्राथमिकता है निश्चित रूप से वो हमें रखनी चाहिए। चलिए, ये जो सवाल जवाब थे ये पीछे के थे। अब आगे का एक मैं अहम सवाल आपसे कर लेता हूँ कि आगे चुनाव की जो रणनीति है, व्यक्तिगत जो आपकी रणनीति है वो क्या? देखिए निश्चित रूप से मेरी व्यक्तिगत रणनीति कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति। जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है, और निश्चित रूप से जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि उत्तराखंड की जो जनता है वो इस भ्रष्टाचारी सरकार को, वो इस बेईमान सरकार को, वो इस बहरूपिया सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। तो आज उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कांग्रेसी एकजुट होकर के चुनाव में जाएगा, और निश्चित रूप से आने वाला जो 2027 का चुनाव है उसमें हम लोग जो है पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं या बीएचएल रानीपुर के लोग हैं उनका जीवन स्तर बढ़ाने का काम। रानीपुर विधानसभा से और भी ऐसे उम्मीदवार हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर टिकट किसी और को हो जाता है तो उस समय आपकी क्या नीतियां रहेंगी? देखिए निश्चित रूप से ये टिकट देना तो पार्टी के पटल का काम है, पार्टी फोरम का काम है। पार्टी जिस भी व्यक्ति को टिकट से नवाजेगी, जिस भी व्यक्ति को सम्मान देगी, सभी कांग्रेस के लोग एकजुट हैं, एक मुश्त होकर के पूरी ताकत के साथ। हमारा उद्देश्य केवल और केवल इतना है, ये जो भ्रष्टाचार सरकार है इसको किसी भी प्रकार से उखाड़ करके फेंकना है। तो प्रत्येक साथी उस व्यक्ति के साथ लगेगा जिसको टिकट होगा, पूरी मजबूती के साथ उसको चुनाव जिताने का हम लोग काम करेंगे। तो साथियों, अभी हमारे साथ मौजूद थे मनोज धनखड़ जी, जो इस बार चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता वास्तव में त्रस्त आ चुकी है, उनके जो व्यवस्थाएं हैं वो हर तरफ चरमराई हुई है। जो क्षेत्र की जनता है उसे बिजली, पानी और सड़कों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस, कहीं ना कहीं ये तीनों ही चीज़ें इस क्षेत्र में पूरी तरह से चरमराई हुई है। नमस्कार साथियों, फिर से मुलाकात होगी, फिर से बात होगी, और फिर से रानीपुर विधानसभा की
जो चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, आपके सामने लेकर के आएंगे। इसमें इसमें एक